नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन जी। देश को ज्ञानेश कुमार के रूप में एक नए मुख्य चुनाव आयुक्त मिल चुके हैं, लेकिन इससे कांग्रेस का रोना धोना शुरू हो गया। राहुल ने इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करार दिया। वहीं इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिकी हैं। सनातन धर्म को लेकर ममता का जो रुख सामने आया है, उस पर बवाल मचा है। दरअसल ममता ने महाकुंभ को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा। हालिया भगदड़ का हवाला देते हुए ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। वहीं केरल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर घोटाले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीमों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की। जांच के दायरे में वो सभी संस्थाएं, ट्रस्ट और लोग हैं जिन्होंने अनुतु कृष्णन से पैसा मिला और ये घोटाला गरीब लोगों से इकट्ठा किया गया था, उससे जुड़ा है, जिसमें कई बड़े दिग्गज फंसते दिख रहे हैं। तो विपक्ष क्यों है परेशान? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सीईसी की नियुक्ति पर इतने सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पैनल में यहाँ पर जब विपक्ष की जरूरत ही नहीं है तो क्या जरूरत है? क्यों इतना बवाल मच रहा है इस पर? देखिए, राहुल गांधी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं और दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में, सिर्फ हिंदुस्तान में तो डेमोक्रेसी नहीं है, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरह के अपॉइंटमेंट करने का अधिकार वो एग्जीक्यूटिव को होता है। जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां प्रेसिडेंट को, और जहां प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वहां प्राइम मिनिस्टर करते हैं। कोई एक्सेप्शन नहीं है पूरी दुनिया में। जजेस, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, किसी से पूछेंगे नहीं। ये जब डेमोक्रेसी के अंदर नेता बौने हो जाते हैं, लिलीपुट हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब नेता नशेड़ी भंगेड़ी हो जाता है, जब अपनी राजनीति को साधने के लिए डेमोक्रेसी के मूल तत्व को वो समझ नहीं सकता, तब ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। संविधान के नजरिए से डेमोक्रेसी चार अलग अलग पिलर के डेलिकेट बैलेंस पे टिका हुआ है। जैसे कुर्सी होती है ना, एक उसका पाया जो है लंबा हो जाएगा तो जो बैठेगा गिरेगा। ये राहुल गांधी जैसे मीडियोकर लोग यही सब धंधे में लगे हुए हैं। और ये कौन पैदा हो जाता है एडीआर वाला, और पता नहीं किस तरह के ये वामपंथी वकीलों की लॉबी, जिसको डीप स्टेट से पैसा आता है, ये यूएस एड का माल खा करके ये जो डकार मारते हैं ना दुर्गंध वाला, ये सब देश को बर्बाद करेंगे। संविधान की जानकारी न कांग्रेस पार्टी को है न राहुल गांधी को है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई आदमी हिंदुस्तान के संविधान को निकाल कर दिखा दे और यह कह दे कि इलेक्शन कमीशन में जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें जुडिशरी का कोई रोल होगा। कोई एक व्यक्ति इसको बता दे। थ्योरी लगा रहे हैं, ये थ्योरी तो वो थ्योरी। भाई संविधान से तुम आगे निकल गए। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से डील करता है। साफ लिखा हुआ था, साफ साफ, कि इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर वॉट एवर डीम्ड फिट दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके ऊपर करेंगे, किसके सलाह पे करते हैं? प्रधानमंत्री। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। अब इन लोगों ने नया कहानी थ्योरी कर दिया कि नहीं ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना। भाई तुम्हारी दादी ने क्या किया? तुम्हारी दादी ने क्या किया? ऐसे उठाती थी और ऐसे पूछती भी नहीं थी। ये तो मोदी का शुक्रिया अदा करो कि तुमको बैठने भी दिया जहां डिसीजन हो रहा था, जिसको तुम डिजर्व नहीं करते। और ये बकवास सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई को कानून बना दो, सरकार ने कानून बना दिया। तो भाई उससे क्यों हटा दिया? भाई उसको घुसाए ही क्यों?
ये क्या सब सत्य हरिश्चंद्र बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? जो मैंने कहा कि डेलिकेट बैलेंस ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, उससे डेमोक्रेसी आगे चलती है। भाई जब तुमको इलेक्शन कमीशन में नाक घुसड़ना है, सीबीआई में नाक घुसड़ना है जुडिशरी को, तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में सरकार को क्यों नहीं आप शामिल करते हो? वहां कॉलेजियम, आपको मैं बता दूं, ये धूर्तता, ये धूर्त लोग बैठे हुए जुडिशरी के अंदर में दुनिया का कोई भी देश नहीं है कि जहां जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट जुडिशरी खुद कर लेती हो। ये ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, तो फिर तो ऐसा कर लो कि भाई अगर जुडिशरी का थ्योरी इतना सैक्रोसेंट है, इतना पवित्र है, तो फिर आर्मी वाले खुद ही अपना जनरल तय कर लें, नेवी वाले जनरल अपना खुद तय कर लें, एडमिरल। क्या बकवास लॉजिक और कुतर्क दिया जा रहा है। ये सब जितने ये एडीआर फेडीआर वाले, इनका जरा पैसा पता करो कहां से आता है। ये सब देश को जो है तबाह और बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बदनाम करने के लिए इस तरह का प्रपंच रच रहे हैं। संविधान निकाल के दिखा दो, कोई थ्योरी देंगे इधर से उधर। देखिए ये इसी जो है इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए जो है उसमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। कहां लिखा हुआ संविधान में? दिखाओ। तो ये बकवास जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के न्यूट्रल होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीजीआई को उस पैनल से बाहर कर दिया गया। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ये फॉर्मेलिटी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पहले ही आईना दिखा दिया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी। ये बवाल ही सुप्रीम कोर्ट का पैदा किया हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान ही ये क्लियर करना चाहिए कि हमने पहले क्या किया और उसके बाद क्या किया। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, ये पहले कैसे होती थी? 2023 से पहले ये सवाल क्यों नहीं खड़ा हुआ? विपक्ष ने क्यों नहीं सवाल खड़ा किया? या राहुल गांधी या फिर जो भी कांग्रेस पार्टी में हो या विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां, उसने सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? ये नियुक्तियां तो आज से नहीं हो रही है, और 1947 के बाद से अब तक कैसे नियुक्ति हुई? क्या कोई राहुल गांधी से ये पूछेगा कि पहले कैसे नियुक्त होते थे? पहले इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, मतलब चुनाव आयुक्त हुआ करता था, एक ही होता था, और ये लगातार एक ही होते रहे। इन लोगों को कोई समस्या नहीं थी। नियुक्त कैसे होते थे? नियुक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं थी, प्रक्रिया नहीं थी, बस इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। उसकी प्रक्रिया पार्लियामेंट तय करेगी। अब वो प्रक्रिया तो तय नहीं किया कांग्रेस वालों ने, लेकिन नियुक्ति होती रही। तो नियुक्ति का तरीका यही था कि ये पीएमओ में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर के आधार पर इन लोगों ने सेक्रेटरी, जो वरिष्ठतम सेक्रेटरी होते थे, सीनियर सेक्रेटरी, आईएएस अधिकारी बन सकता है, तो इन लोगों की लिस्ट बनाई जाती थी। फिर उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाता था। 20 है तो उसको 15 करेंगे, 8 करेंगे, 10 करेंगे, और उसके आधार पर फिर 4-5 लोग जब शॉर्टलिस्ट हो जाते थे तो उसके बाद प्रधानमंत्री के पास भेजता था। प्रधानमंत्री सीधे रिकमेंड करते थे इसमें से किसको होना चाहिए, और उसमें भी वरिष्ठता के क्रम पर ही किया जाता रहा है, और उसके आधार पर राष्ट्रपति उन पर मुहर लगाते हैं और फिर इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हो जाते हैं। यह विवाद पैदा कहां से हुआ? क्योंकि ये लगातार ये कांग्रेस की सरकारों में ही तो ये दोगली रवैया किया गया है। ये राजीव गांधी, जो कि राहुल गांधी को ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि इनके पिता ने क्या किया था। पहले तो एक ही चुनाव आयुक्त होते थे, 1988 और 89, ये जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करता था उस समय ही समस्या पैदा हुई, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करने की भरसक कोशिश किया कि कैसे भी हमारी बात मान ली जाए, और मान ली जाए नहीं, थोप दिया गया। ये 1988 में जब इन्होंने 89 में फैसला लिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 और चुनाव आयुक्त होगा, यानी कि 2 लोगों की एंट्री की जाएगी और चुनाव आयोग में बहुमत से फैसला लिया जाएगा। क्यों किया गया? क्योंकि राजीव गांधी ने उस समय कहा नहीं, प्रेसिडेंट का चुनाव करवाना है, उस समय चुनाव करवाओ, एक साथ है जो हरियाणा का भी चुनाव करवा दो। हरियाणा का चुनाव होगा तो उसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हरियाणा के ये जो लोक दल वाले हैं, इन लोगों का सस्पेंडेड विधायक होगा, सांसद होगा, तो वो लोग वोट नहीं दे पाएंगे, हम आसानी से जीत सकते हैं। दोनों का एक ही तारीख रखो। और उस समय आरवीएस पेरी शास्त्री जो थे, उन्होंने इसे मना कर दिया कि नहीं, वो इलेक्शन कमीशन का अपना तरीका है कि हम शेड्यूलिंग कब करें, कब चुनाव करवाएं।
इन लोगों ने माना नहीं। उसके बाद एक और उपचुनाव हुआ था फरीदाबाद में, और फरीदाबाद उपचुनाव में धांधली हुई थी। धांधली मतलब बूथ कैप्चरिंग, हिंसा। और उसके बाद इसने कहा, हार गई जब कांग्रेस पार्टी, तो कही नहीं ये चुनाव ही, उपचुनाव ही कैंसिल करवा दो, फिर से चुनाव करवाना है। अब चुनाव आयुक्त जो पेरी शास्त्री थे, उन्होंने मना कर दिया कि 166 बूथ है और उस बूथ पर रीपोलिंग होगी, सारे पूरा का पूरा चुनाव क्यों खत्म कर दिया जाए। दोनों के बीच ऐसी तनातनी हुई कि प्रेशर डाला गया पेरी शास्त्री के ऊपर कि आप रिजाइन कर दो। उन्होंने रिजाइन नहीं किया, और चुनाव आयुक्त को भी हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है। आप इंपीचमेंट कर सकते हो, वो करने की ताकत नहीं। चुनाव सर पर है, 89 में चुनाव होना था। इसने प्रेसिडेंट से एक ऑर्डर, अध्यादेश पारित करवाया, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 2 और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। 3 कर दिया, पेरी शास्त्री के पर काट दिए गए। उनको कर दिया गया कि अब जो तीनों में से 2 बहुमत होगा तो फैसला वही होगा। वहां से इन लोगों ने हद कर दी। राजीव गांधी ने, जब जो चुनाव आयोग का काम है इलेक्शन की घोषणा करना, यह सरकार कर रही थी। नवंबर में चुनाव कराया जाएगा, यह सरकार घोषित कर रही है, चुनाव आयोग चुपचाप बैठकर ताली बजा रहे हैं। तो ये इन लोगों ने गंध पैदा किया। लेकिन फिर भी उस समय से अब तक 2023 तक ये कौन करता था नियुक्ति? प्रधानमंत्री करते थे, शॉर्टलिस्ट किया जाता था नाम और उसी पर मुहर लगती थी। लेकिन ये एडीआर वाले, प्रशांत भूषण, ये राहुल गांधी के चेले चपाटे, और ये जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस तरीके से यूएस एड के पैसे आते हैं, इन लोगों ने भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर सवाल खड़ा करने, अराजकता पैदा करने के लिए इन लोगों को आगे बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट पे चला गया। और 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अभी तक पार्लियामेंट से इसका प्रोसीजर पारित नहीं हुआ है, इसलिए जब तक पार्लियामेंट कोई फैसला नहीं लेता तब तक इसकी नियुक्ति के लिए 3 लोगों का पैनल बनेगा, और उस पैनल में होंगे प्रधानमंत्री, दूसरा होगा एलओपी, और तीसरा सीजेआई होंगे। नहीं तो कोई सीजेआई जिस जज को नियुक्त करे। उसके बाद उस प्रक्रिया के तहत जिस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई, उस प्रक्रिया पर राहुल गांधी ने सवाल नहीं उठाया। वही तो अभी है, उसी प्रक्रिया के तहत जो नियुक्त हुए हैं उसी को प्रमोट किया गया है। अब तो वरिष्ठता के आधार पर हो रहा है। ज्ञानेश कुमार पहले चुनाव आयुक्त ही थे, मुख्य चुनाव आयुक्त अब बने हैं। तो ये सरकार को निर्देश दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सरकार ने निर्देश मान लिया, और दिसंबर 2023 में एक बिल पारित करवाया गया कि अब इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया है। और जैसे दूसरे सारे हैं, जितने भी इस तरह के पदों पर नियुक्ति होती है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। सीजेआई या जज की क्या भूमिका हो सकती है? उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब इन लोगों को जजों ने अधिकार दिया, क्योंकि उस समय एक इंटरीम आदेश था, अब हमेशा के लिए आदेश है। जब आपने कहा था कि अभी इंटरीम तौर पर सीजेआई उसमें जाएंगे और जब प्रोसीजर बन जाएगा तो फिर आप लोग मिलकर नियुक्त करें, तो फिर जैसे ही प्रोसीजर आ गया तो उसके बाद एडीआर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार क्यों किया? यह सीधे रिजेक्ट करता कि हमने इंटरिम आदेश दिया था और सरकार ने एक बिल पारित कर दिया है, पार्लियामेंट पर भी कब्जा कौन करेगा? यह सुप्रीम कोर्ट के जज। तो अब यह जो विवाद पैदा किया है, यह राहुल गांधी की औकात से बाहर है। ये सब सोच विचार करके ये जो विदेशी एजेंट, विदेशी एजेंसियां हैं जो हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को तबाह करना चाहती है, वो ऐसे वकीलों को, ऐसे लोगों को लाता है, और वही लोग सुप्रीम कोर्ट से ऐसे हथियार लेकर आता है जो हमेशा से डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल खड़ा करे। और पीएम मोदी ने भी कहा, अमित शाह ने भी पहले कह चुके हैं, वो भी इस बात को कहे हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट से ऐसी टिप्पणियां नहीं आनी चाहिए जो विपक्ष के लिए हथियार का काम बन जाता है। तो ये स्थितियां पैदा हुई है। इसलिए इन लोगों के ये जो सवाल हैं वो वाहियात सवाल हैं, और इसका जवाब देने की भी जरूरत सरकार को नहीं है। लेकिन नए सीईसी को लेकर यह भी सवाल उठ रहा है कि वो अमित शाह के काफी करीबी हैं, उनसे गहरे रिश्ते हैं, तो वो कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं? अगर किसी से रिश्तों के आधार पर अगर न्यूट्रलिटी तय होगा तो जितने सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं उनके वकीलों के साथ सबसे गहरे रिश्ते हैं। आज अभिनव चंद्रचूड़ कोर्ट में खड़ा हुआ और ये इलाहाबादिया का केस लड़ रहा था, और उस केस में जस्टिस सूर्यकांत है जो इतनी टिप्पणियां किए, इलाहाबादिया को डांटे फटकारे, कहे कि
ये अश्लीलता नहीं है तो इससे बड़ी अश्लीलता हिंदुस्तान में क्या हो सकती है। लेकिन फैसला क्या आया, आगे एफआईआर दर्ज नहीं होगा, आगे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा, गिरफ्तारी से इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गई। तो जब आपको लग रहा है कि ये पूरी तरह से गलत है तो सामने के अभिनव चंद्रचूड़ को देखकर आपने ये फैसला दिया। नजदीकी हिंदुस्तान में किससे किसका नहीं है, उसके आधार पर किसी की निष्पक्षता तय करोगे तो राहुल गांधी के नजदीकी लोग कहीं आसपास में नहीं दिखना चाहिए। ये नजदीकी और निष्पक्षता ये प्रेमचंद के पंच परमेश्वर से प्रेरित होना चाहिए, ये हिंदुस्तान है। अरे कम से कम मैं एक बात कह रहा हूं, कम से कम सोनिया गांधी की दोस्त के हस्बैंड को तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया है। कहानी खोलना शुरू करें तो कांग्रेस पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी कि किस किस लोगों को कब कब कैसे कैसे तुमने इलेक्शन कमिश्नर बनाया। इलेक्शन कमिश्नर को वापस जो है पार्लियामेंट में ला करके उसको मंत्री तो नहीं बनाया। आप नजदीकी की बात कर रहे हो। ये सोनिया ये लिस्ट अपने आप में बड़ी लंबी हो जाएगी और डिस्कशन भी बड़ा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी का भी एक बयान आया है और वो भी सनातन के खिलाफ और कुंभ पर जो बयान दे गई है। तो क्या अपनी बर्बादी खुद कहानी जो है वो ममता बनर्जी देखिए, ममता बनर्जी एंटी हिंदू लीडर है। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए चुनाव के दौरान जो है वो दुर्गा स्तुति पाठ करती है और फैसला सरकार का जो है एंटी हिंदू होता है। ये बंगाल के लोगों को तय करना है कि आपको किस तरह का गवर्नेंस चाहिए। दिक्कत यह है कि लाइन ड्रॉ हो गया है बंगाल के चुनाव का। एक तरफ जिहादी तत्वों को पालने पोसने वाली ममता बनर्जी है और दूसरी तरफ बटोगे तो कटोगे का नारा देकर के भारतीय जनता पार्टी वहां पे हिंदू वोट को अपने पक्ष में करने में, ये दो बेसिक पोल्स जो है वो तैयार हो गए हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि ये मृत्यु कुंभ है ना जी। मृत्यु कुंभ है ये। आपसे तो गंगा सागर में एक छोटा सा आयोजन आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। गंगा सागर में मकर संक्रांति के रोज लोग पहुंचते हैं तो पूरा वो इलाका जो है वो बदबू और पता नहीं किस किस चीज से वो फैल जाता है। आप तो हिंदुओं के लिए एक छोटा सा पर्व त्योहार ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। आप महाकुंभ को मृत्यु कुंभ आपने कह दिया। बस सरस्वती पूजा कितनी जगह पे नहीं होने दिया जिहादियों ने, आपने कुछ किया? आप मुसलमानों के लिए अलग से बजट में अलग प्रावधान करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ये बंगाल के लोगों को, ये इसके लिए दोषी अगर कोई है तो वो बंगाल की जनता है कि जो इस तरह के नेताओं को आशीर्वाद देती है कि भाई आप जो है सरकार में आओ और चुनाव जीतने के बाद जो तुमको वोट नहीं देता हो, चाहे वो वामपंथी हो, कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, उसको जो है काटो, उसके साथ रेप करो, उसके साथ सब कुछ करो और सरकार भी दिल्ली में बैठी हुई जो है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। ऑलमोस्ट नरसंहार जैसा सिचुएशन है वहां पे। पिछले बार चुनाव के बाद जिस तरह से हिंसा हुई वहां पे, लेकिन 5 साल बीत रहा है, कोई एक्शन नहीं। तो जब आप एक्शन नहीं लोगे तो ममता बनर्जी तो ये बातें कहेगी। उनको अपना चुनाव जीतना है, उनको 35% मुस्लिम वोट चाहिए, तो मुस्लिम वोट के लिए वो मृत्यु कुंभ भी कहेगी और पता नहीं क्या क्या कहेगी। तो ये राजनीति का एक अलग दिशा में बंगाल की राजनीति जा रही है। दोनों ही तरफ जो है वो अपने अपने समर्थक अपने अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा ममता को भुगतना होगा। लेकिन सीएसआर घोटाले की जांच को लेकर जो छापेमारी हुई है, पूरा मामला है क्या? वो देखिए, मामला राहुल गांधी है। अगर सीएसआर घोटाला हुआ, ईडी की छापेमारी हो रही है, पिनराई विजयन की वहां सरकार है, कम्युनिस्टों की सरकार है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द के सबसे ज्यादा सांसद वहीं से आते हैं, तो इन लोगों को एक सवाल करना चाहिए। ये सीईसी पर सवाल करने के साथ साथ राहुल गांधी ने एक शब्द बोला कि करोड़ों का घोटाला वहां हो रहा है, 450 से 500 करोड़ का, और गरीब लोगों से पैसा डिपॉजिट करवाया गया आधे दाम पर सामान देने के लिए। और वो गरीब बेचारे ऐसे कि जो 1.25 लाख के स्कूटी है, जो 50-60 हज़ार में खरीदने के लिए 500-1000 रुपया दे दिया, और उस पर वहां से जो पूर्व सांसद राहुल गांधी वायनाड के रहे हैं और आज भी कहते हैं केरल के लोगों से इमोशनल अटैचमेंट हो गया, सबसे ज़्यादा सांसद लाते हैं, ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि ईडी वहां बहुत अच्छा काम कर रही है, सब लोगों को पैसा देना चाहिए, वापस करना चाहिए, और कौन कौन लोग उस नेक्सस में शामिल है उन लोगों को पकड़ो।
ये मामला ही एनजीओ के फ्रॉड का है। और जब एनजीओ पर प्रतिबंध लगाती है केंद्र की सरकार कि ये फ्रॉड करने वाला है, तो यही राहुल गांधी जैसे नेता और विपक्ष में बैठे हुए वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं समाज सेवा के कामों को रोका जा रहा है। ये एनजीओ का फेडरेशन बनाया और उसमें सारे एनजीओ को जोड़ लिया, और उस एनजीओ चलाने वालों में कई केरल उच्च न्यायालय के जज हैं जो रिटायर हो चुके हैं, कई पुलिस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, कुछ नेता भी हैं, और सारे लोगों ने लिस्ट किया और एनजीओ का एक फेडरेशन बनाया। और इन लोगों ने क्या किया पूरे केरल में, ये केरल ऐसी जगह है सबसे ज्यादा शिक्षा का स्तर कहते हैं कि शिक्षित है, और वहीं लॉटरी किंग पैदा होता है, वहीं पैदा होता है सारा फ्रॉड, जो छोटे छोटे लोगों को ठगने वाले फ्रॉड भी वहीं चलते हैं। और इन लोगों ने फिर लोगों से रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया कि देखो हम CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड लाते हैं दूसरे कारपोरेट हाउसेस से, और उसके आधार पर आपको 50% में हम कम कीमत पर सामान दे रहे हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान होते हैं लैपटॉप तक, और उसी में सबसे पैसा लिया। और जब भंडाफोड़ हुआ तो फिर ईडी सामने आई है, अब छापेमारी हो रही है। तो अब पिनरई विजयन की सरकार के हों या कांग्रेस के हों, यही दोनों पार्टियों के वहां ज्यादा विधायक ज्यादा सांसद हैं, इन्हीं लोगों के नपने की स्थिति है, तो दोनों एकजुट हो गया है। अब इसके विरोध में, ईडी के विरोध में बोलेगा, इस घोटाले के विरोध में कोई नहीं बोलेगा। प्लीज तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सीएसी की नियुक्ति पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल बैकफुट पर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख लेता है वो भी काफी दिलचस्प होने वाला है। वही ममता अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिख रही है। जिस तरह से उन्होंने कुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है, उससे साफ है कि उनकी सियासत की भी मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि जब जब कांग्रेस ने सनातन को कोसा है तब तक कांग्रेस बर्बाद हुई है। पूरा विपक्ष ही अपनी बर्बादी खुद कर रहा है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।